देखो चैप्टर आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये मैंने रेशियो की डेफिनेशन लिख दी है, मैं आपको इसे क्लियर करूंगा ये है क्या। ठीक है, देखो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज ए कंपैरिजन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड टर्म। ठीक है, या फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, या फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकंड क्वांटिटी। ओके, अब देखो क्या है। देखो मेरे पास मान लो 2 पर्सन है। ठीक है, या फिर 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक का नाम है, एक का नाम है राम। ठीक है, और एक का नाम है मोहन। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ लिखा था रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब आप अगर यहाँ पर इसका वेट रेशो निकालना है, इसके भी वेट का रेशो निकालोगे। ये नहीं इसका वेट इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो सेम काइंड का मतलब है इसका वेट तो इसका भी वेट। ठीक है, एंड इन द सेम यूनिट। यूनिट का मतलब है अगर इसका वेट आप केजी में मेजर कर रहे हो तो इसका वेट भी आप केजी में मेजर करोगे। ठीक है, ये नहीं कि एक का वेट आपने केजी में लिया दूसरे का आपने ग्राम्स में लिया, ऐसे नहीं है। यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मान लो इसकी आपको हाइट मेजर करनी तो इसकी भी हाइट मेजर करनी पड़ेगी। सेम काइंड आ गया। अब इसकी हाइट आपने मीटर्स में मेजर करनी है तो इसकी हाइट भी आप मीटर में मेजर करोगे। ये नहीं कि इसकी हाइट आपने मीटर में मेजर कर ली और इसकी आपने सेंटीमीटर में। ठीक है, इसकी हाइट भी मीटर में मेजर करे तो इसकी हाइट भी आप मीटर में मेजर करोगे। तो ये जो वेट एंड हाइट का मतलब है सेम काइंड, एंड ये जो केजी और मीटर हैं ये क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, ओके। तो हमें अगर इनकी वेट का, ये मान लो W1 ये W2, ये हाइट 1 ये हाइट 2। ठीक है, राम और मोहन के वेट का रेशो निकालना है तो क्या आ जाएगा W1/W2। ये होता है रेशो। ठीक है, जब हम फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। ओके, और हाइट का रेशो निकालना तो क्या आ जाएगा H1/H2। ये दोनों की हाइट का रेशो आ जाएगा। आया समझ? ठीक है, ओके। मैं एक चीज और बताता हूं, यहां देख लो। अगर मान लो A एंड B क्या है आपके पास, टू क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ओके। तो इनका रेशो निकालना है तो हम फर्स्ट क्वांटिटी को क्या करेंगे, सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेशो। आया समझ? ओके, ये था आपके पास रेशो। अब एक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो देखो रेशो है A/B को हम इसे A/B ऐसे भी लिखते हैं, इसे हम A/B भी रीड करते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई। नाउ सेकंड पॉइंट, जब आपके पास रेशो A/B है तो ध्यान रखना जो इसमें डिनोमिनेटर है, जो ये सेकंड क्वांटिटी जो नीचे है, वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास B/A है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो नीचे है, नीचे क्या है A, वो जीरो नहीं होना चाहिए। A इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। ठीक है, कि A/B को हम A/B लिख सकते हैं, और A/B अगर आपके पास है तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ B/A है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है A, तो A इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी। नाउ थर्ड चीज। ठीक है, अगर आपके पास जो रेशो है A/B, ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो सेम नंबर से। ठीक है, मान लो मैंने इसे K से मल्टीप्लाई किया और K से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा AK/B आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप A/B को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, सेम पॉजिटिव नंबर या सेम नेगेटिव नंबर जो भी है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि AK/B का मतलब क्या है, K से K घट गया A/B, तो ये तो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। A/B को हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2/3, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4/6। तो ये 2/3 जो है और 4/6 एक ही बात है। क्यों?
क्योंकि अगर 4/6 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 2/3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इससे करती बात थोड़ा ध्यान रखो। नंबर 4 में क्या है कि जब आपके पास दो नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ये जो रेशो आएगा A/B जो रेशो आया, ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है लोएस्ट टर्म में। किसमें, लोएस्ट टर्म में इसे आपने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास रेशो है, ठीक है, 4/6। ठीक है, तो ये लोएस्ट टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4/6 में ये आपस में कट सकते हैं। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 2/3। इसे फिर से काटो, 2 और 3 आपस में नहीं कटते हैं। ठीक है, तो इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो 2/3 है ये क्या है, लोएस्ट टर्म है। ठीक है, लोएस्ट टर्म। ओके, जैसे आपके पास मान लो 20/100 है। ठीक है, इसे काटो, कितना आ गया, देखो 20/100 कट रहा है तो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, लोएस्ट टर्म नहीं है। कितना आ गया 2/10 आ गया। ठीक है, देखो फिर से कट रहा है, हाँ फिर से कट रहा है, तो ये भी लोएस्ट टर्म नहीं है। तो कितना आ गया 1/5, अब तो नहीं कट रहा आगे, तो इसे बोलते हैं लोएस्ट टर्म। तो आपने 20/100 नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद 20/100 आ रहा है तो उसे आपने आगे सॉल्व करना है और क्या लिखना है 1/5, क्योंकि ये आपके पास क्या है, लोएस्ट टर्म है। आइए समझ में बात। ठीक है, और दूसरे शब्दों में देख लो। ठीक है, आपने ए और बी को तब तक सॉल्व करना है जब तक ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 ना जाए। ठीक है, ओके, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2, तो ये तो 1 तो आया नहीं, तो इसका मतलब आपके पास 4/6 लोएस्ट टर्म नहीं थी। ठीक है, कितना है 2/3 ऐसे सॉल्व करके 2 और 3 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, 1 यार इसका एचसीएफ तो लोएस्ट टर्म है। ठीक है, तो ये था जो आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा था ना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पर आप ध्यान रखो आपने क्या करना है, इसे तब तक काटना है जब तक ये लोएस्ट टर्म में ना आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 5th पॉइंट। ठीक है, ध्यान से सुनना इसे भी। ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, A/B एंड B/A, ये दो रेशो दिए हैं, A/B एंड B/A, दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, मैं इसे यहां लिखता हूं, शायद आपको दिख रहा हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है A/B एंड B/A, ये इक्वल रेशो कब होंगे, A/B इज इक्वल टू B/A। ये रेशो इक्वल तब होगा इफ A इज इक्वल टू B। अगर A और B आपस में इक्वल हैं तो ये रेशो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, A और B इक्वल होंगे तभी ये रेशो इक्वल होंगे, अदरवाइज ये रेशो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अगर मैं 2/3 ले रहा हूं और दूसरा 3/2 ले रहा हूं, तो 2/3 और 3/2 आपस में इक्वल तो होंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब A और B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आ जाओ इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं रेशो पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से करके बताऊंगा। ठीक है, 3 मेथड इसलिए बता रहा हूँ, काम तो एक से भी चल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 3 मेथड इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा मेथड आपको पता होंगे, ठीक है, उतने आपको आसानी रहेगी सीखने में। ठीक है, देखो फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मेथड से बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा आपको 3 मेथड से। 2x + 3y रेशो 3x + 5y इज इक्वल टू 18/29। ठीक है, बोलते हैं फाइंड x/y। ठीक है, आपको x/y निकालना है। आपको ये चीज है रेशो का मतलब, यानी कि इसे क्या लिख सकता हूं मैं 2x + 3y अपॉन 3x + 5y लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 18/29। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 29। देखो रेशो का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख लिया। इसके आगे सॉल्व करना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या करेंगे। ठीक है, तो कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 18 इंटू 3x प्लस 5y। ना 29 टू ज़ा 58x प्लस 87y इज इक्वल टू 54x प्लस 90y। ठीक है, आपको x रेशो y निकालना है, मतलब आपको x अपॉन y निकालना है। ठीक है, तो एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, वाई वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो 58x माइनस 54x विच इज इक्वल टू 90y, 87 को वहां लेके तो माइनस 87y। तो कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 3y। क्या निकालना है, x अपॉन y। तो x अपॉन y कब आएगा, जब मैं y को यहां ले जाऊंगा, y मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x अपॉन y। ये 4 यहां मल्टीप्लाई तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3/4। तो x रेशो y कितना आ गया 3/4। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये चीज समझ में आ गई कैसे निकालना है हमें रेशो। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसे मैं आपको डिफरेंट मेथड से बताता हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास उल्टा क्वेश्चन दिया है इफ x रेशो y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन दिया है। ठीक है, और आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y रेशो 2x प्लस 5y। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। देखो फाइंड क्या करना वो लिख लो पहले। आपको निकालना है 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5y निकालना है। ठीक है, ये चीज है समझ में आ जाओ। दिया क्या है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3 दिया है। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। ठीक है, तो देखो क्या क्या मेथड है करने के। देखो फर्स्ट कि आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे मैंने x की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गया 2/3y। ये आ गई x की वैल्यू, उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या है 2/3y, तो ये आ जाएगा प्लस क्या है 2y डिवाइड बाय 2x की वैल्यू 2/3y प्लस क्या है 5y। नाउ विच इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 2y प्लस 2y डिवाइड बाय ये क्या आ गया 4/3y प्लस 5y। ठीक है, आ जाओ यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4y डिवाइड बाय, नीचे तो एलसीएम आएगा 3, तो 4y प्लस 15y, यही आ गया। एंड विच इज इक्वल टू ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 12y/19y, y से y कट गया, कितना आ गया 12/19। ठीक है, यानी कि 12/19। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12/19 आ रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ओके, तो ये था मेरे पास एक मेथड। ठीक है, कि x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, आ जाओ सेकंड मेथड का हम करते हैं। ठीक है, यह बात आती है कि एग्जाम में किस मेथड से करना है क्वेश्चन, जिस मर्जी मेथड से करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, देखो x अपॉन वाई है। ठीक है, कितना रेशो दिया है 2/3। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा दैट इंप्लाइज, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k एंड y की वैल्यू 3k। ऐसे ही लिखते थे आपने, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था रेशो के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, अगर x अपॉन वाई 2/3 है तो x की वैल्यू 2k एंड y की वैल्यू 3k। क्यों, देखो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 2/3, जिसे मैंने मान लिया क्या आ रहा है k। ठीक है, ओके, के नहीं, ठीक है,
क्योंकि 2k, सॉरी, x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू 3k, सबसे ऐसे आ गया, कट गया, कितना है 2/3, सेम ही तो आ रहा है। ठीक है, k आपके पास क्या है, कोई नंबर है। जैसे आपके पास मान लो x/y है 2/3, ठीक है, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। देखो k की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 2, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ गया 4/6। अगर इसे सॉल्व करो तो ये 2/3 तो आ रहा है। ठीक है, ओके, तो x को मैं 2k और y को 3k लिख सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ, ये वैल्यू उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी, कहां पर 3x + 2y अपॉन 2x + 5y। नाउ विच इज इक्वल 3, x की वैल्यू क्या है, नाउ 2k + 2, y की वैल्यू क्या है 3k, एंड डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 2k + 5, y की वैल्यू 3k, कितना आ गया 6k + 6k डिवाइड बाय 4k + 15k, एंड विच इज इक्वल टू 12k अपॉन 19k, k से k कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 12/19। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आया आंसर। तो ये था मेरे पास सेकंड मेथड, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ थर्ड मेथड करते हैं, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है, देखो थर्ड मेथड क्या है, आपको x/y की वैल्यू दी है, तो यहां पर मैं x/y निकालूंगा अभी। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से y कॉमन ले लूं ऊपर से, तो क्या आ जाएगा 3x/y + 2, नीचे से भी अगर मैं y कॉमन ले लूं क्या आ जाएगा 2x/y + 5। देखो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो देखो, y से मल्टीप्लाई करो, y से मल्टीप्लाई किया तो y से y कट गया 3x आ गया, y से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया। ठीक है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे आपके पास मान लो 2x + 3 है। ठीक है, अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, ठीक है, 3 कॉमन ले लूं, ठीक है, देखो यार 3 कॉमन ले लो, 3 तो फर्स्ट टर्म में है ही नहीं, तो इसे क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क, 3 से 3 कट गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, +3, ये चीज सेम ही है। अब मैं 3 कॉमन ले लूं, ऊपर से 3 कॉमन लिए क्या आ गया 2/3x, 2/3, ये तो 3 बाहर आ गया, +1, ये चीज समझ में आई। अब देखो कंपैरिजन देखो, y 3 की जगह क्या है y, और क्या फर्क है। ठीक है, देखो ना, अगर मैंने यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां तो हो गया मेरे पास 1, और यहां क्यों गया, यहां 3 नहीं था तो डिवाइड हो गया, आया कि नहीं आया। वैसे ही मैंने यहां से y कॉमन लिया तो यहाँ y नहीं था तो डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहां से y कॉमन लिया तो 2 बचा, वैसे ही यहाँ पर नीचे, ये चीज आगे समझ में। नाउ y से y कट गया, क्या बचा 3x/y + 2/2x/y + 5। नाउ विच इज इक्वल टू 3x/y की वैल्यू क्या है 2/3 + 2, एंड डिवाइड बाय 2x/y की वैल्यू 2/3 + 5। ये चीज आई समझ में, इसे मैं रफ करता हूं। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू 3 × 6 अपॉन, एलसीएम कितना आ गया यार, ऊपर एलसीएम आ गया 3, आप भी 3 काट भी सकते हो, मर्जी है, पर मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ। 3 × 6, ठीक है, 3 × 6/3, ये लो यार 6/3 + 2 डिवाइड बाय 4/3 + 5, एंड विच इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 3, 6 + 6 एंड डिवाइड बाय, दिस इज 6, एलसीएम आ गया 3, 4 + 15, 3 से 3 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 12/19, फिर से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास थे 3 मेथड क्वेश्चन को करने के, तो आपको जो आसान मेथड लगता है आप उससे करो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ओके, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशो। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशो का मतलब क्या है, ठीक है, मान लो, ठीक है, आपके पास एक बुक है, ठीक है, जो बुक है इसका प्राइस जो है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ये जो बुक है इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना है, मान लो ₹20,
20 रुपीज है, ठीक है। और इसका प्राइस हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और जो इंक्रीज प्राइस है, ठीक है, जो आपके पास जो इंक्रीज प्राइस है वो है ₹24। तो आपको पूछते हैं कि इसके जो प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है उसका रेशो क्या है, ठीक है। इसके प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो क्या रेशो है, ठीक है। इंक्रीज रेशो क्या है, हमने क्या किया, जो बुक थी उसका जो ओरिजिनल प्राइस था पहले था 20 रुपीज, ठीक है। बाद में क्या होगा, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 24, ठीक है। तो जो इसका इंक्रीज रेशो आएगा, ठीक है, इंक्रीज रेशो, इंक्रीज रेशो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्राइस इसका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका इंक्रीज रेशो आएगा, वो क्या आएगा, 20/24। ये चीज समझ में आई। पर ये मिनिमम नहीं है, हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 4 5 20 एंड 4 6 24, तो क्या आ गया 5/6, यानी कि 5/6। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था 20 रुपीज, इंक्रीज प्राइस कितना 24, तो इंक्रीज रेशो कितना आया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो अब ओरिजिनल प्राइस मान लो मैंने क्या किया, एक बुक और ली, ये बुक 1 थी, ये बुक 2 आ गई, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है मैं वो ले रहा हूं ₹30, ठीक है। और जो डिक्रीज प्राइस, जो डिक्रीज प्राइस है यानी कि उसका प्राइस रिड्यूस हो गया, वो कितना है 24। देखो प्राइस कम हो रहा है तो क्या आएगा, ये डिक्रीज रेशो आएगा। तो डिक्रीज रेशो क्यों, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज रेशो कितना आएगा 30/24, ठीक है। 30/24, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड, कितना आ गया 6 5 एंड 6 5 30 एंड 6 4 24, तो 5/4 यानी कि 5/4। ये चीज समझ में आई। इंक्रीज और डिक्रीज रेशो क्या है, देखो अगर हमारे पास कोई बुक है, उसका ओरिजिनल प्राइस था 20 रुपीज, बाद में कि उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 24, तो बोलते हैं उसके रेशो में कितना, ठीक है, कि जो उसका इंक्रीज रेशो आएगा वो कितना आएगा, तो इंक्रीज रेशो ऐसे आएगा, ठीक है, 20/24। अगर प्राइस कम हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, डिक्रीज रेशो आएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब यहां से मैं आपको एक फार्मूला बना के देता हूं, ठीक है। देखो क्या फार्मूला आएगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक्चुअली में था क्या, ओरिजिनल प्राइस रेशो, जो इंक्रीज्ड प्राइस था, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है, वो कितना आएगा हमारे पास 5/6, ठीक है। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जहां से आपको क्लियर होगा इसका हम कहां पर यूज कर रहे हैं और कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। फार्मूला भी वहीं बनेगा, ओके। देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, व्हेन द फेयर ऑफ ए सर्टेन जर्नी बाय एन एयरलाइनर वाज इंक्रीज्ड इन द रेशो 5/7, ठीक है। कि जो फेयर है, ठीक है, कोई कंपनी है जो है आपके पास एयरलाइन की, ठीक है, ये अपने फेयर में इंक्रीज कर रही है 5/7, इंक्रीज कर रही है, यानी कि ये 5/7 क्या है, इंक्रीज कर रही है, यानी कि ओरिजिनल, ठीक है, जो ओरिजिनल फेयर है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल फेयर रेशो इंक्रीज्ड फेयर, ठीक है। जो ओरिजिनल फेयर है और जो इंक्रीज्ड फेयर है उसका रेशो आपके पास दिया है 5/7, यही लिखा है कि आपके पास एयरलाइन जो वो कंपनी है उसने क्या किया, अपने जो उसका जो किराया था, ठीक है, उसकी जो टिकट थी उसने उसमें इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कितना इंक्रीज किया 5/7, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि जो न्यू प्राइस होगा, ठीक है, वो ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा होगा, यही मतलब हुआ ना, यानी कि ओरिजिनल फेयर और इंक्रीज्ड फेयर का रेशो आपके पास 5/7 दिया है। यहां लिखा था कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर द जर्नी बिकेम इतना, ठीक है। देखो क्या बोल रही है, ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेता हूं, पहले फॉर्मूला बनाते हैं।
देखो ओरिजिनल फेयर डिवाइड बाय इंक्रीज्ड फेयर इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, तो ओरिजिनल फेयर कितना आ जाएगा? 5/7 इंटू इंक्रीज्ड फेयर, यही फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब इन्होंने लिखा था कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर द जर्नी बिकेम, जी जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, यानी कि जो प्रेजेंट फेयर है, प्रेजेंट फेयर का मतलब जो इंक्रीज्ड फेयर है। ठीक है, ये आपके पास दिया है इन्होंने ₹1421 इंक्रीज फेयर दिया है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो इन्होंने क्या लिखा था कि आपके पास एयरलाइन कोई कंपनी, उसने क्या किया, अपना जो उनका किराया था एयरलाइंस का, उन्होंने इंक्रीज कर दिया 5:7 में। ठीक है, इंक्रीज कर दिया मतलब ओरिजिनल फेयर, ठीक है, रेशो इंक्रीज्ड फेयर। ठीक है, जो पहले था और जो बाद में, ओरिजिनल फेयर रेशो इंक्रीज्ड फेयर आपके पास कितना है? 5:7। यहां से ये बन गया। अब लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर द जर्नी बिकेम ₹1421, यानी कि जो अब कॉस्ट है, अब ठीक है, प्रेजेंट में जो कॉस्ट है, प्रेजेंट का मतलब क्या है अभी, इसका मतलब वो क्या हुआ? इंक्रीज्ड फेयर हुआ। तो 1421 क्या था मेरे पास? इंक्रीज्ड फेयर दिया था। ठीक है, तो बोलते हैं फाइंड द इंक्रीज इन फेयर। ठीक है, तो ये इंक्रीज फेयर दिया है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ओरिजिनल फेयर आ जाएगा आपके पास। तो ओरिजिनल फेयर कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 5/7 इंटू 1421, कितना आ गया? 1015। ठीक है, ये आया ओरिजिनल कि पहले इतना था, ठीक है, और अब इंक्रीज करके इतना कर दिया। ठीक है, ये आया ओरिजिनल फेयर। पर लिखा क्या? फाइंड इंक्रीज इन फेयर। ठीक है, कि फेयर में कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन फेयर कितना इंक्रीज हुआ? पहले कितना था? 1421, सॉरी अब कितना है? 1421, पहले कितना था? 1015। इनको माइनस कर दो तो वो इंक्रीज आ गया। जैसे आपके पास है ना कि पेंसिल का रेट पहले ₹5 था, अब ₹10 है, तो कितना रुपीज इंक्रीज हो गया? जो अब है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो 5, 10 में से 5 माइनस किया, ₹5, 5 इंक्रीज हो गया। तो वैसे ही ये है जो अब है फेयर, ठीक है, और ये पहले था, तो इंक्रीज कितना हुआ? इन दोनों को माइनस कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया? 406। ठीक है, तो ₹406 इंक्रीज हुआ है फेयर में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी आगे, ये चीज हमने कहाँ यूज करनी है। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो आपके पास है नेक्स्ट कमर्शियबल एंड इनकमर्शियबल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, कमर्शियबल एंड इनकमर्शियबल। ठीक है, देखो हम जब भी रेशो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आपके पास रेशो आता है, अगर वो टू इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, अगर रेशो आपका टू इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो क्या है? कमर्शियबल रेशो है। ठीक है, कमर्शियबल क्वांटिटीज का मतलब है जो इंटीजर्स वैल्यूज होंगी, जैसे 1 2 3 -1 -2 5 7 9, ऐसे ऐसे जो भी अप टू सो ऑन जो भी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया 2/3, ये जो रेशो है टू इंटीजर्स के बीच में है, तो हम इसे कहेंगे कमर्शियबल। ठीक है, ओके, अगर रेशो बिटवीन टू इंटीजर्स आता है, ठीक है, तो हम इन क्वांटिटीज को कहते हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं 2 और 3, कमर्शियबल क्वांटिटीज। फिर सुन लो, देखो जब भी हम रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है, जब भी हम रेशो निकाल रहे हैं और रेशो हमारा दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, 2/3 आ गया, 4/5 आ गया, 7/3 आ गया, ठीक है, इंटीजर्स के बीच बीच में रेशो आ रहा है, तो ये जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, 4 5 7 3, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज है इन्हें हम क्या कहेंगे? कमर्शियबल क्वांटिटीज कहेंगे। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है,
और अगर हमारे पास रेशो जो आ रहा है इरेशनल नंबर और इंटीजर, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है √3 और दूसरा नंबर है मान लो 5, ठीक है, इनके बीच का रेशो आ रहा है, तो हम इन क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, इनकमर्शिएबल क्वांटिटीज कहेंगे। फिर सुन लो, देखो जब भी हम इन रेशो निकालते हैं तो हम रेशो क्या निकालते हैं, सेम काइंड के क्वांटिटीज होनी चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो रेशो इंटीजर्स में आ रहा है तो ये जो नंबर है आपके पास, ठीक है, ये जो नंबर है इन्हें हम कहते हैं कमर्शिएबल, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये जो क्वांटिटीज है इन्हें हम कहेंगे कमर्शिएबल, ठीक है। और अगर हमारे पास रेशो, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, √3 और 5 इस टाइप का, यानी कि इरेशनल नंबर और ये जो रैशनल नंबर के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये रेशो आ रहा है मेरे पास √3/5 इस टाइप का रेशो आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इनकमर्शिएबल क्वांटिटीज। √3 इन्हें हम क्या कहेंगे, यहां पर √3 एंड 5 क्या है, इनकमर्शिएबल क्वांटिटीज हैं। फिर सुन लो यार एक बार, ये कैलकुलेट होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने रेशो निकाला है और रेशो दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है तो ये दोनों क्वांटिटीज कमर्शिएबल होंगी, ठीक है। और अगर आपने, ठीक है, निकाला है रेशो, ठीक है, और वो इन दो क्वांटिटीज के बीच में आ रहा है, एक अंडर रूट में आ रही है, एक ये आ रहा है, ठीक है, तो इन्हें दोनों क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, इनकमर्शिएबल क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो अदर लैंग्वेज में कि अगर आपके पास जो रेशो है वो इंटीजर्स के बीच में है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, कमर्शिएबल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। अदरवाइज जो होगा ये इनकमर्शिएबल होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास कमर्शिएबल एंड इनकमर्शिएबल क्वांटिटीज, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपके पास, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपकी क्वेश्चंस में यूज होंगी डायरेक्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर 6 डेफिनेशन और 6 क्वेश्चन इन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। फर्स्ट आपके पास, पहले सुन लो क्या है, कंपोजिशन ऑफ रेशोज, ठीक है, क्या है आपके पास, कंपोजिशन ऑफ रेशोज। कंपोजिशन ऑफ रेशोज में क्या है, पहली डेफिनेशन है कंपाउंड रेशो। क्या होता है कंपाउंड रेशो, देखो नाम से पता लग रहा है कंपाउंड का मतलब है कि एक से ज्यादा टर्म्स को इकट्ठे करना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक है A/B और दूसरा है मेरे पास C/D, ये दो रेशो दिए हैं, ठीक है। तो कंपाउंड रेशो का मतलब है, ठीक है, अगर हमें यहां से कंपाउंड रेशो बनाना है तो इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेशो इसका सेकंड टर्म और इसका सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड रेशो। आया समझ? अगर आपके पास, ठीक है, कंपाउंड से लग रहा पता, एक से ज्यादा टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है, 2 या 3 या 4 टर्म्स को। अगर मेरे पास दो रेशो है A/B एंड C/D, ठीक है, तो कंपाउंड रेशो क्या होगा, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड टर्म से सेकंड टर्म मल्टीप्लाई कर दो, बीच में रेशो, इसे हम कहेंगे कंपाउंड रेशो। अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं, A/B एंड C/D एंड E/F, तो इसकी फर्स्ट टर्म को कंबाइन कर दो, A/C/E, फर्स्ट टर्म रेशो सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म, B/D/F, ठीक है। 2 टर्म्स हैं तो कंपाउंड रेशो ये बनेगा, अगर 3 टर्म्स हैं तो कंपाउंड रेशो मेरे पास ये बनेगा, इसे हम कहते हैं कंपाउंड रेशो। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास सेकंड डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, देखो डुप्लीकेट रेशो में क्या है आपके पास, ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है, डुप्लीकेट रेशो, इट इज द कंपाउंड रेशो ऑफ, ठीक है, 2 इक्वल रेशो। ये क्या है, द कंपाउंड रेशो, ये भी क्या है, कंपाउंड रेशो है, ठीक है, किसका, ऑफ 2 इक्वल रेशोज, ठीक है, 2 इक्वल रेशोज का।
मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर ए रेशो बी आपके पास फर्स्ट रेशो दिया है तो सेकंड रेशो भी क्या होगा, सेकंड रेशो भी ए रेशो बी होगा, लिखा है ना। द कंपाउंड रेशो ऑफ टू इक्वल रेशोज, दोनों रेशो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर पहला ए रेशो बी है तो दूसरा भी ए रेशो बी होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो कंपाउंड रेशो क्या बन जाएगा यहां से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से एंड सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, यानी कि ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो होता है जो इक्वल रेशो हैं, ठीक है, उनका कंपाउंड रेशो इक्वल रेशो, यानी कि अगर पहला रेशो ए रेशो बी है तो दूसरा भी क्या होगा, ए रेशो बी। ठीक है, तो इनका कंपाउंड रेशो क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, देख लो, TRIPLICAT, ट्रिप्लीकेट रेशो। देखो ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है आपके पास। ठीक है, ये जो है ये भी मेरे पास क्या है, कंपाउंड रेशो है। क्या है ये, कंपाउंड रेशो है। किसका, ठीक है, कंपाउंड रेशो ऑफ थ्री इक्वल रेशोस। नाम से पता लग रहा है, ट्रिप्लीकेट यानी कि तीन होंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, ए रेशो बी फर्स्ट है तो सेकंड भी क्या होगी, ए रेशो बी, एंड थर्ड भी क्या होगी, ए रेशो बी। ठीक है, इनका कंपाउंड रेशो, तो ए इंटू ए, ये कंपाउंड रेशो आ गया, एंड बी इंटू बी, यानी कि ए क्यूब रेशो बी क्यूब, इसे हम कहेंगे ट्रिप्लीकेट रेशो। आया समझ। डुप्लीकेट में क्या था आपके पास, ठीक है, टू इक्वल रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं डुप्लीकेट में। ठीक है, टू इक्वल रेशो का कंपाउंड रेशो निकालते हैं। ठीक है, ट्रिप्लीकेट में क्या है, ट्रिप्लीकेट में तीन हो जाएंगे, थ्री इक्वल रेशो का आप क्या करोगे, कंपाउंड रेशो निकालोगे। तो ये आया आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशो। ये चीज समझ में आई। अगर मान लो आपके पास रेशो दिया 2:3, इसका आपने ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशो, तो क्या आ जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशो आ जाएगा ए क्यूब रेशो बी क्यूब, यानी कि 2 क्यूब रेशो 3 क्यूब, नाउ विच इज इक्वल टू 8:27। ये चीज समझ में आई। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब 2:3 है तो 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब क्या जाएगा, 8:27। इसे हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। देखो अब है आपके पास सब डुप्लीकेट रेशो। पहले हमने किया था डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो में क्या था, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। अब है मेरे पास सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, अगर आपके पास रेशो दिया है ए रेशो बी, ठीक है, ए रेशो बी आपके पास कोई रेशो दिया है, तो इसका जो सब डुप्लीकेट रेशो होगा वो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशो आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि अंडर रूट ए रेशो अंडर रूट बी, इसे हम कहेंगे सब डुप्लीकेट रेशो। आया समझ में। ठीक है, जैसे आपके पास दिया है नंबर 9:16, ठीक है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या आएगा, अंडर रूट 9 रेशो अंडर रूट 16 एंड विच इज इक्वल टू 3:4। ये चीज समझ में आई। ओके, देखो आपके पास रेशो ए रेशो बी दिया है तो सब डुप्लीकेट का मतलब है कि आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट उन नंबर्स का ले लेना है। ठीक है, 9:16 कोई नंबर दिया है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, इनका अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया तो अंडर रूट 9 रेशो अंडर रूट 16, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, तो ये आएगा। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, देखो सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब क्या है, अगर आपके पास रेशो ए रेशो बी दिया है तो इसका जो
सब ट्रिप्लिकेट रेशो होगा, ठीक है, जो सब ट्रिप्लिकेट रेशो होगा वो क्या होगा। ट्रिप्लिकेट नाम से पता लग रहा है सब है, सब है तो मुझे पता है स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। अब ट्रिप्लिकेट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। नहीं दिख रहा है तो फिर देख लो, क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी, आप दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास नंबर है 8:27, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 रेशो क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 रेशो 3 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स लिख लिए, तो 3 क्यूब रूट है तो एक 2 बाहर आएगा, यहां से एक 3 बाहर आएगा, ये चीज समझ में आई। तो जो 2:3 आया ये आया इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो, ये चीज समझ में आ रही है, ओके ओके। सब डुप्लीकेट में आप स्क्वायर रूट लोगे एंड सब ट्रिप्लिकेट, नाम से ध्यान रखना सब लगा साथ में, ठीक है। सब ट्रिप्लिकेट होगा तो आप क्या लोगे, क्यूब रूट लोगे, ठीक है। एंड आ जाओ, लास्ट डेफिनेशन है इसकी, वो हम कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है। देखो क्या है मेरे पास, लास्ट है आपके पास रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेशो, रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास A:B दिया है, A:B दिया है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इस रेसिप्रोकल, ठीक है, रेशो क्या आएगा, इस रेसिप्रोकल रेशो इज, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो A का उल्टा क्या होगा 1/A, रेशो B का उल्टा क्या होगा 1/B, ये चीज समझ में आ गई। एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B:A, ये चीज समझ में आई, ठीक है, ओके। देखो ना A:B है, ठीक है, यानी कि A/B को मैंने मान लिया K, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल करना है आपने, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। जैसे कि ये छोड़ो, आपके पास नंबर है 2:3, ठीक है, 2:3 नंबर है, इनका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/2 रेशो 1/3, ये आ जाएगा, ये चीज समझ में आई, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 3:2, जिसे हम क्या लिखेंगे 3:2, तो रेसिप्रोकल में ये हो जाएगा A:B 1, A:B का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा B:A। अब आता कैसे है ये, ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है 2 और 3 का 6, तो नीचे 6 बनाना है, तो क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 3/6 हो जाएगा रेशो, इसे 6 बनाना है तो क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम 3/6 रेशो मतलब डिवाइड 2/6, 6 से 6 कट गया, विच इज इक्वल 3/2 एंड विच इज 3:2, क्या लेके चला था, ये लेके चला था, ठीक है, 1/2 रेशो 1/3 लेके चला था और मैंने 3:2 कर दिया, आया समझ में कैसे आया, क्योंकि ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आपके पास लास्ट डेफिनेशन रेसिप्रोकल रेशो की, ओके, ठीक है। अब इन पर बेस्ड हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, तो ये जो वीडियो था ये आपके पास बेसिक वीडियो था, अगर ये बेसिक आपको क्लियर है तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ओके।